नमस्कार, मैं विवेक। स्वागत है आप सभी का दी आवाज़ पे। आज का जो टॉपिक है वो पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बिहार के जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ वो ज़िला है गांधी को गांधी बनाने वाला। वो ज़िला प्रयोगशाला है गांधी जी के उन सत्यवादी और अहिंसावादी विचारों का जो आगे चलकर देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। मैं बात कर रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह की। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण एक जिला है, जहां 1917 में गांधी जी ने देश का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। हाल ही में 2017 में देश ने चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को भी सेलिब्रेट किया है, पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। देश में आंदोलन तो कई हुए अलग अलग समयों पे अलग अलग कारणों से, पर चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन मात्र नहीं था। इसके इम्पोर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक प्रयोग था गांधी जी के द्वारा भारत में सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध जताकर अंग्रेजों को झुकाने का। इस आंदोलन की सफलता ने देश को एक रास्ता दिया जो कि देश की आज़ादी तक जाती थी। इस आंदोलन के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को। बात लगभग 18वीं और 19वीं सदी की है। तब भारत में उपजे हुए कपास और अफीम जैसी चीज़ों से अंग्रेजों को पहले की तरह मुनाफा नहीं आता था, पर एक ऐसी फसल थी जिसकी मांग विदेशों में काफ़ी ज़्यादा थी और इसमें अच्छा मुनाफा भी था। वो फसल था नील का, जो कपड़े रंगने के इस्तेमाल में आता है। तब नॉर्थ और ईस्ट के कुछ स्टेट्स जैसे अवध, बेरर और बंगाल, बेरर आज बिहार के नाम से जाना जाता है, जबकि अवध में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स आती थी। इन राज्यों के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। किसान इसका विरोध करते थे और वे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें और फसलों की अपेक्षा पानी की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है और ये ज़मीन को बंजर और अनउपजाऊ बना देता है। तो अंग्रेज़ों ने नील की खेती कराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। किसानों को लोन इसी शर्त पर दिया जाता था कि उन्हें नील की खेती करनी होगी, और 3 कठिया जैसे कानून किसानों पे थोपे गए, जिसके तहत उन्हें अपने 15% ज़मीन पे नील का खेती करना अनिवार्य था। लेकिन 1897 में जर्मन्स ने एक सस्ते और सिंथेटिक डाई का आविष्कार कर लिया, जिससे भारत में उपजे प्राकृतिक नील की मांग तेज़ी से घटने लगती है। 1892 से 1897 तक जो 91,000 एकड़ ज़मीनों पे नील की खेती होती थी, 1914 में वो घटकर मात्र 8100 एकड़ ज़मीनों पे सिमट गया, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा चंपारण का ही था। लेकिन समय एक बार फिर पलटता है और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के कारण जर्मन्स डाई का सप्लाई बंद हो जाता है और एक बार फिर से भारतीय नील की मांग तेज़ी से बढ़ती है। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण अंग्रेज़ों को भी ज़्यादा पैसे और संसाधन की ज़रूरत थी, तो फसलों के साथ साथ ज़्यादातर चीज़ों पे कर लगा दी गई। यहाँ तक कि विवाह और मृत्यु पर भी कर वसूला जाने लगा। नील की मांग बढ़ने की वजह से एक बार फिर से चंपारण के किसानों पे नील उपजाने का दबाव डाला जाने लगा। अतिरिक्त कर और 3 कठिया व्यवस्था थोपी गई, जिसका पालन न करने पे पेड़ों से बांधकर पिटाई और खेतों और घरों की नीलामी जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। चंपारण के किसानों का शोषण दिन पर दिन बढ़ता जाता है, जिससे किसान भड़क जाते हैं और कुछ किसानों ने नील की खेती न करने की एक साथ शपथ भी ली। किसानों को और चंपारण को एक ऐसे शख्सियत की ज़रूरत थी जो उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनके साथ हो रही नाइंसाफियों को ख़त्म कराएं। तब चंपारण के पट्टेदार नेता राजकुमार शुक्ला और पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस देश के किसी बड़े नेता को चंपारण में लाने की ठानते हैं। इसे लेकर वे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर मदन मोहन मालवीय के पास जाते हैं, पर इन दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त होने का हवाला देते हैं और न आने की मजबूरी बताते हैं। 2 साल पहले ही 1915 में
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, पर उस समय गांधी नहीं थे और उन्हें ज़्यादातर लोग भारत में जानते भी नहीं थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की शक्ति को देख चुका था, जहां उन्होंने रंग के नाम पे हो रहे भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह किया था। गांधी जी के इन आंदोलनों से प्रभावित राजकुमार शुक्ला और पीर मोहम्मद मुनीस गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें चंपारण के किसानों पे हो रही शोषणों के बारे में बताते हैं और उन्हें चंपारण आने का अनुरोध करते हैं। किसानों की इस पीड़ा को सुनने के बाद गांधी जी चंपारण आने का फैसला करते हैं। 10 अप्रैल 1917 को वे ट्रेन के द्वारा पटना जंक्शन पहुंचते हैं, जो कि उन दिनों बांकीपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। और चंपारण जाने के रास्ते में वे मुजफ्फरपुर रुकते हैं, जहां के कुछ पट्टेदार किसानों पे हुई क्रूरता के बारे में जानते हैं। और फाइनली 15 अप्रैल की शाम बृजेश्वर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स के साथ मोतिहारी पहुंचते हैं, जो कि ईस्ट चंपारण की हेडक्वार्टर है। साउथ अफ्रीका में हुई सत्याग्रह को देखते हुए गांधी के चंपारण आने की खबर से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की हाथ पांव फूल चुके थे और कई ब्रिटिश अधिकारियों ने चंपारण कोर्ट को लेटर लिखा और लोक शांति में खलल होने की हवाला देते हुए गांधी को चंपारण न आने देने की सलाह दी गई। लेकिन चंपारण पहुंचने के अगले ही दिन पास के एक गांव जसवलपट्टी में एक किसान से हुई दुर्व्यवहार की खबर मिलती है। इस खबर के मिलते ही गांधी अपने सहकर्मियों के साथ उस गांव की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें आधे ही रास्ते में मजिस्ट्रेट द्वारा समन दिया गया कि मैं आपको चंपारण से दूर रहने का आदेश देता हूं और अगले ही ट्रेन से आप यहां से चले जाएं। पर गांधी इन आदेशों को मानने से साफ साफ मना कर देते हैं और वे मोतिहारी और बेतिया के पास के कुछ गांवों में जाकर और वहां के किसानों से बात करके और उन पे हुई अत्याचारों के बारे में जानने और उनके बयानों को इकट्ठा करने की सोचते हैं। पर अंग्रेज भी कहाँ शांत बैठने वाले थे और आगे न मारने की वजह से 18 अप्रैल को उन्हें कोर्ट बुलाया गया, जहां ब्रिटिश शासन से परेशान लोगों की गुस्सा दिखी और एक बहुत बड़ी भीड़ कोर्ट में इकट्ठी हो जाती है गांधी जी के सपोर्ट में। कोर्ट में उन पे अलग अलग चार्जेस इम्पोज किए गए चंपारण न छोड़ने और आदेश न मानने की वजह से। तो गांधी जी कोर्ट में अपना बयान रखते हैं और जानबूझकर मजिस्ट्रेट के आदेश न मानने और चंपारण न छोड़ने की वजह बताते हैं और उन पे लगे सारे इल्ज़ामों को वो शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और किसी भी तरीके के सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका बयान कुछ इस तरीके से था: एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में मेरी पहली प्रवृत्ति होगी जैसा कि मुझे दिया गया आदेश का पालन करना था, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की भावना के प्रति हिंसा किए बिना ऐसा नहीं कर सकता था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मुझे लगता है कि मैं अभी उनके बीच रहकर ही उनकी सेवा कर सकता था, इसीलिए मैं स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता था। गांधी जी के साथ खड़ी भीड़ से अंग्रेज प्रशासन पूरी तरीके से परेशान थी। इसी कारण मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को 100 रुपये का बेल कराने का ऑफर भी दिया और ये शर्त रखा कि अगर वे चंपारण को छोड़ देते हैं अभी भी तो उन पर लगाए हुए सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। पर गांधी जी किसी भी तरीके का शर्त मानने से इनकार कर देते हैं। इन सारे चीज़ों को देखते हुए चंपारण के और देश के लोगों में गांधी जी की लोकप्रियता और अंग्रेज शासन के खिलाफ गुस्सा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। बढ़ती हुई लोकप्रियता और गुस्सा के कारण ब्रिटिश शासन पे दबाव बढ़ने लगा। तो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह पे गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोक दी गई और इस तरीके से देश ने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति को पहचाना। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ था और 22 अप्रैल को गांधी ने आसपास के गांव में कई महीनों तक पट्टेदार किसानों से मिला और उनके बयानों को इकट्ठा किया। 4 जून तक उन्होंने 850 गांवों के 7000 से ज़्यादा किसानों का बयान दर्ज किया और इन सारे बयानों के साथ वे रांची जाते हैं और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैक को ये सारे बयान सौंप देते हैं। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनी जिसके 4 भारतीय सिविल सर्विस अधिकारी
सेंट्रल प्रोविंसेस कमिश्नर के साथ साथ गांधी जी भी इसके सदस्य थे। कमेटी ने 4 महीने की इंक्वायरी के बाद अक्टूबर 1917 में अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसके आधार पर चंपारण एग्रेरियन बिल बना। 4 मार्च 1918 को गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रेरियन बिल पे साइन किया, जिसने जबरन कराई जाने वाली नील की खेती और तिनकटिया जैसे कानून को खत्म कर दिया। और इस तरीके से देश का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन सफल रहा, जो कि देश के आज़ादी की तरफ सबसे पहला कदम था। गांधी ने न सिर्फ चंपारण को नील की खेती से मुक्त कराया, बल्कि उन्होंने यहाँ के लोगों में शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव को भी समझा, और उन्होंने चंपारण में कई नए स्कूल खोले और स्वच्छता के संदेश को गांव-गांव पहुंचाया। और इस तरह से गांधी का नाम चंपारण से हमेशा के लिए जुड़ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।